मान लो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा कंट्रोल रूम है जहां 5 छोटे छोटे किरदार बैठे हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर और घिन। और हर पल वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि तुम हंसोगे, रोओगे, चिल्लाओगे या बस चुप हो जाओगे। अब सोचो, अगर एक दिन इनमें से किसी एक को हमेशा के लिए हटा दिया जाए, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर तुम अंदर से टूट जाओगे बिना आवाज के? इनसाइड आउट सिर्फ बच्चों की कार्टून फिल्म नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले इमोशनल युद्ध की कहानी है, जहाँ कभी जॉय जीतती है, कभी सैडनेस और कभी एंग्जाइटी हमें अपने कब्जे में ले लेती है। आज हम इस कहानी को ऐसे देखेंगे जैसे हम राइली के दिमाग में नहीं, अपने दिमाग के अंदर जा रहे हों। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से, राइली। जन्म होते ही उसकी लाइफ में पहली बार एक इमोशन पैदा होता है, जॉय। एक नन्ही सी बेबी जो पहली बार मुस्कुराती है, और उसके साथ ही जॉय जन्म लेती है, चमकदार, तेज, हंसमुख। लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ खुशी से नहीं चलती। कुछ ही सेकंड बाद आता है दूसरा इमोशन, सैडनेस। और यहीं से इनसाइड आउट हमें वो सच दिखाना शुरू करती है जिसे हम पूरी जिंदगी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, कि खुशी और दुख दोनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। राइली के दिमाग के अंदर एक हेडक्वार्टर है, एक कंट्रोल रूम, जहां ये 5 इमोशंस बैठकर उसके एक्शंस कंट्रोल करते हैं। जॉय, जो हमेशा हर चीज को पॉजिटिव बनाना चाहती है। सैडनेस, जो हर चीज को थोड़ा भारी, थोड़ा धीमा, थोड़ा गहरा बना देती है। एंगर, जो इनजस्टिस और ये अनफेयर है वाली फीलिंग संभालता है। फियर, जो हर छोटे बड़े खतरे से बचाने की कोशिश करता है। डिस्गस्ट, जो उसको बचाता है उन चीजों से जो उसे हर्ट कर सकती हैं, चाहे वो गंदा खाना हो या टॉक्सिक लोग। राइली की हर याद एक छोटी सी चमकती गेंद की तरह बनती है, जिनमें इमोशंस का रंग भरा होता है। खुश यादें पीली, दुख भरी नीली, गुस्से वाली लाल, डर की बैंगनी और डिस्गस्ट की हरी। लेकिन हर याद एक जैसी नहीं होती। कुछ यादें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो हमारी पर्सनैलिटी की नींव बन जाती हैं। इनसाइड आउट इन्हें कहता है कोर मेमोरीज। राइली के पास भी ऐसी कुछ कोर यादें हैं। अपने पेरेंट्स के साथ आइस हॉकी खेलते हुए हंसना, दोस्तों के साथ स्कूल में मस्ती, माँ बाप के साथ छोटी छोटी रोड ट्रिप्स। इन कोर यादों से बनते हैं उसके आइलैंड्स ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली आइलैंड, फ्रेंडशिप आइलैंड, गूफबॉल आइलैंड, हॉकी आइलैंड, ऑनेस्टी आइलैंड। ये आइलैंड सिर्फ उसके बिहेवियर नहीं, उसकी पहचान है। जैसे हमारे अंदर भी होते हैं, फैमिली वाला मैं, फ्रेंड्स के साथ वाला मैं, काम पर सीरियस वाला मैं, अकेले में डरने वाला मैं। हम सोचते हैं हम एक इंसान हैं, लेकिन वास्तव में हम कई अलग अलग वर्जन्स का एक संग्रह हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब एक दिन राइली की लाइफ अचानक बदल जाती है। उसका पूरा फैमिली मिनेसोटा से उठकर सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाता है। नया घर, छोटा और अजीब। नया स्कूल, जहां कोई दोस्त नहीं। पुरानी हॉकी टीम, पुराना घर, पुरानी स्ट्रीट्स, सब पीछे छूट जाते हैं। बाहर से ये बस एक सिंपल सिटी चेंज लगता है, लेकिन अंदर हेडक्वार्टर्स में इमोशनल तूफान शुरू हो जाता है। जॉय डेस्परेटली कोशिश कर रही है कि सब नॉर्मल रहे, सब हैप्पी रहे, लेकिन सैडनेस अचानक हर याद को छूने लगती है, और जो यादें पहले पीली थीं वो नीली होने लगती हैं। इनसाइड आउट यहाँ एक बहुत डीप बात कहती है। कभी कभी हमारी सबसे खुश यादें भी दुखी लगने लगती हैं जब हम उन्हें वापस नहीं जी सकते। नॉस्टैल्जिया, वो मीठा दर्द जो हमें यादों से खुश भी करता है और रुलाता भी है। जॉय को सैडनेस समझ ही नहीं आती। वो बार बार कहती है, तुम बस कॉर्नर में बैठो, कुछ मत छुओ, राइली को दुखी मत करो। क्या आपने भी कभी अपने अंदर वाली सैडनेस से यही बात नहीं कही? बस चुप रहो, मैं बिजी हूँ, मुझे सिर्फ हैप्पी रहना है। लेकिन जैसे जैसे सिटी चेंज का असर बढ़ता है, सैडनेस ज़्यादा एक्टिव होने लगती है।
वो कोर मेमोरीज को भी नीला बना देती है, यानी जो सबसे प्यारी यादें थीं अब वो भी दर्द देने लगती हैं। जॉय को लगता है कि अगर कोर मेमोरीज दुखी हो गईं तो राइली की पूरी पर्सनैलिटी टूट जाएगी। वो घबरा जाती है और एक बड़ी एक्सीडेंट में जॉय और सैडनेस दोनों हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दिए जाते हैं, मेमोरी के विशाल स्टोरेज की ओर। अब ऊपर कंट्रोल रूम में सिर्फ 3 इमोशंस बचते हैं, एंगर, फियर और डिस्गस्ट। सोच कर देखिए, जब हमारे अंदर से खुशी और दुख दोनों गायब हो जाएं, तो क्या बचता है? बस चिड़चिड़ापन, डर और नफरत। जॉय और सैडनेस के बाहर हो जाने के बाद राइली का बिहेवियर तेजी से बदलने लगता है। पहले जो चीयरफुल हंसती खेलती बच्ची थी, वो अब चिड़चिड़ी, गुस्सैल और डिस्टेंट हो जाती है। स्कूल में फर्स्ट डे पर वो ब्रेक डाउन कर जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद भी नहीं समझ पाती क्यों। घर पर फादर से बात करते समय अचानक गुस्सा फूट पड़ता है। हॉकी गेम छोड़ना चाहती है, दोस्तों से कटने लगती है। एंगर, फियर और डिस्गस्ट कंट्रोल रूम में बैठकर हर चीज को खतरा मानने लगते हैं। पेरेंट्स हमें समझते नहीं, ये सिटी बेकार है, कोई हमें पसंद नहीं करता। क्या आपने अपनी लाइफ में भी वो फेज फील किया है जहां हर बात इरिटेटिंग लगे और अंदर एक अजीब सा खालीपन हो, लेकिन आपको रीजन भी ना समझ आए? इनसाइड आउट कहती है, कई बार हमारा प्रॉब्लम ज्यादा दुख नहीं होता, प्रॉब्लम होता है दुख को महसूस न करने देना। इधर हेडक्वार्टर्स में केओस है, उधर जॉय और सैडनेस मेमोरी के इन्फिनिट स्टोरेज में फंस गए हैं, लाखों करोड़ों यादों के बीच। उनका गोल सिंपल है, किसी तरह वापस कंट्रोल रूम में पहुंचना, ताकि राइली फिर से नॉर्मल फील कर सके। यात्रा के दौरान उन्हें मिलता है एक पुराना दोस्त, बिंग बोंग, राइली का चाइल्डहुड इमेजिनरी फ्रेंड, एक पिंक सा कॉटन कैंडी जैसा अजीब सा जानवर जो आधा बिल्ली है, आधा हाथी, हाफ क्लाउन, हाफ दोस्त। बिंग बोंग वो हिस्सा है हमारे अंदर का जिसे हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। इमेजिनरी दुनिया, बचपन के बेफिक्र खेल, वो इनोसेंस जो प्रैक्टिकल लाइफ के नाम पर हम खुद किल कर देते हैं। एक दिल तोड़ने वाला सीन आता है जब बिंग बोंग और जॉय एक रॉकेट गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। मेमोरी का एक हिस्सा भुलाई जा रही चीजों का कूड़ा घर है, जहां पुरानी बेकार समझी जाने वाली यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं। अंत में बिंग बोंग समझ जाता है कि अब वो बस बोझ है। वो आखिरी बार जॉय को रॉकेट पर बैठाकर खुद नीचे कूद जाता है और फेड होते होते बस इतना कहता है, टेक हर टू द मून फॉर मी वन लास्ट टाइम। ये सीन दिखाता है कभी कभी हमारी ग्रोथ के लिए हमें अपने कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देखता। जॉय हमेशा यही मानती रही कि राइली को खुश रखना ही उसका काम है और सैडनेस बस सब खराब करती है। लेकिन एक मोमेंट आता है जब जॉय एक पुरानी कोर मेमोरी को ध्यान से देखती है। पहले वो मेमोरी उसे प्योर खुशी की लगती थी, लेकिन थोड़ा पीछे रिवाइंड करने पर पता चलता है इस याद की शुरुआत तो दुख से हुई थी। राइली पहले गेम हारती है, दुखी होकर रोती है, पेरेंट्स उसे गले लगाते हैं, फ्रेंड्स उसे चीयर करते हैं और इसी सपोर्ट से वो फिर से खेल पाती है। यहीं से वो खुश याद बनती है। और यहाँ जॉय को एक ब्रूटल सच समझ में आता है, सैडनेस ने ही हेल्प मांगने की शुरुआत की थी। अगर राइली दुखी महसूस नहीं करती तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बुलाती ही नहीं और फिर ये खुशी वाली याद कभी बनती ही नहीं। इनसाइड आउट यहाँ पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात कहती है, सैडनेस सिर्फ दर्द नहीं है, सैडनेस एक सिग्नल है कि मुझे किसी की ज़रूरत है। जब हम अपने दुख को दबा देते हैं, हम हेल्प मांगने की कैपेसिटी भी खो देते हैं। हम बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश में अंदर से अकेले पड़ जाते हैं। आखिरकार जॉय और सैडनेस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राइली ने फैसला कर लिया है, वो घर छोड़कर वापस पुराने शहर भाग जाएगी। ट्रेन, बस, पैसे सब चुराकर वो चुपचाप निकल पड़ती है। हेडक्वार्टर्स में सब कुछ टूट रहा होता है। आइलैंड्स ऑफ पर्सनालिटी कोलैप्स हो चुके हैं। फैमिली आइलैंड, फ्रेंडशिप आइलैंड सब गिर चुके हैं।
राइली अंदर से खाली हो चुकी है। इस बार जॉय समझती है अब सिर्फ मैं राइली को बचा नहीं सकती, ये काम सैडनेस ही कर सकती है। वो सैडनेस से कहती है तुम कंट्रोल संभालो। सैडनेस स्लोली जाकर कंसोल पर हाथ रखती है और पहली बार राइली अपने इमोशंस को सच में महसूस करने देती है। बस एक सिंपल काम करती है, वो घर लौटती है और अपने पेरेंट्स के सामने टूट कर रो पड़ती है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पुराना घर याद आता है, मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स याद आते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। ये वो मोमेंट है जहाँ पेरेंट्स उसे गले लगा लेते हैं और वो भी रो पड़ते हैं, क्योंकि वो भी तो वही फील कर रहे थे, बस दिखा नहीं पाए। और यही इनसाइड आउट का सबसे पावरफुल मैसेज है। जब हम अपने दुख को शेयर करते हैं तो वो और भारी नहीं होता, वो हल्का हो जाता है। सैडनेस को जगह देने से राइली टूटती नहीं, बल्कि और मैच्योर बनती है। उसकी नई कोर मेमोरीज जन्म लेती हैं, जो मिक्स्ड हैं, थोड़ी खुशी, थोड़ा दुख, थोड़ी याद, थोड़ा डर। लेकिन ये मिक्स्ड मेमोरीज ही उसे एक रियल इंसान बनाती हैं। तो अब सवाल, इनसाइड आउट हमें क्या सिखाती है? क्या सबसे खतरनाक फीलिंग सैडनेस है? नहीं, सबसे खतरनाक फीलिंग है कुछ भी महसूस न करना। जब हमारी लाइफ में से जॉय गायब हो जाए, हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। जब सैडनेस को हम जगह न दें, हम अंदर से स्टोन बन जाते हैं। जब सिर्फ एंगर, फियर और डिस्गस्ट बचें, लाइफ का हर मोमेंट लड़ाई या भागने जैसा लगता है। इनसाइड आउट हमें ये समझाती है, सैडनेस हमें कमज़ोर नहीं बनाता, सैडनेस हमें हेल्प मांगना सिखाता है। जॉय का काम हमें हर वक्त हंसाए रखना नहीं, बल्कि हमें याद दिलाना है कि दर्द के बाद भी लाइफ आगे बढ़ सकती है। एंग्जाइटी, जो सेकंड पार्ट में ज़्यादा दिखती है, हमें फ्यूचर के बारे में सचेत करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी को कंट्रोल दे दें, तो प्रेजेंट का हर मोमेंट डर में बदल जाता है। असल में इमोशनली हेल्दी इंसान वो है जो सारे इमोशंस को महसूस कर सके, बिना किसी एक के गुलाम बने। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपनी लाइफ में किस इमोशन से सबसे ज़्यादा भागते हैं? क्या आप हमेशा मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ वाली मास्क पहनकर चलते हैं, ताकि कोई आपके अंदर का दुख न देख पाए? आखिरी बार कब आपने किसी ट्रस्टेड इंसान के सामने ईमानदारी से कहा था, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है? हो सकता है इनसाइड आउट देखने के बाद आप ये रियलाइज़ करें कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन सैडनेस नहीं, बल्कि सैडनेस का डर है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, या आपने कभी अपने दिमाग के अंदर भी ऐसा ही हेडक्वार्टर्स महसूस किया हो, तो कमेंट्स में बस इतना लिखिए, मैं सारे इमोशंस को जगह दूंगी। और बताइए नेक्स्ट किस कहानी की हिडन भावनाएं हम डिकोड करें? डिज्नी, एनिमे, माइथोलॉजी या आपकी अपनी कहानी? और हम मिलते हैं अगली स्टोरी में, जहां हम किसी नई दुनिया में जाकर आपके अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे।